हे माय चैम्पियंस, वेलकम बैक टुडे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, और ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक गाइस। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था, हम सेक्शन नंबर 9 पढ़ रहे थे। मैंने आपको बेसिक जो चीज़ें थी इस चैप्टर की वो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी थी। वो आप मैं दोबारा से नहीं करूँगा, बट मैं सेक्शन नंबर 9 हमने जो स्टार्ट किया था उसमें हमने दो पॉइंट कर लिए थे। तो वो दो पॉइंट मैं आपको फिर से थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। सो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, जो कि था सेक्शन नंबर 9। ये हमारा टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम थी जिसको हम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे, यानी कि वो चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, हम हमेशा मानेंगे कि वो इनकम जनरेट कहाँ से हुई है, इंडिया से हुई है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने इसका करा था वो था, एक सेकेंड, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी और एसेट इन इंडिया। तो कोई भी एसेट से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है या इंडिया में लोकेटेड है, उससे अगर कोई भी आप इनकम कमाते हो तो वो क्या होती है, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया होती है। सेकंड, मैंने आपको इसमें जो चीज़ करवाई थी, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो था, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी से जो भी डिविडेंड रिसीव होता है वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया होता है। इसमें मैंने आपको एक फर्दर, अगर आपको याद होगा तो फॉरेन कंपनी हु या फिर विच derives its values from इंडिया। तो ये वाला केस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसी फॉरेन कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, ऐसी फॉरेन कंपनी जो कि अपनी वैल्यूज़ डिराइव करती है कहाँ से, इंडिया से, तो उस केस में क्या हो जाता है वो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी टॉपिक को मूव करते हैं जो थर्ड टाइप ऑफ इनकम है। अब थर्ड इनकम क्या है, सैलरी इनकम की बात करते हैं, ठीक है। अब सैलरी इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए दो सिचुएशंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको केस 1 मान करके चलो। सपोज ये हमारा साल है, फर्स्ट अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, ठीक है। तो एक पर्सन, ठीक है, अब इसमें ड्रॉ करते हैं एक, ये मान लेते हैं ये 1 अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर, 31 12, ये जनवरी है, एक ये फरवरी है, 1 2, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं। अब सपोज करो कि एक पर्सन था, ये इंडिविजुअल था, ठीक है। ये इंडिविजुअल क्या करता है, नॉन रेजिडेंट है, ये क्या करता है, इंडिया में आता है, ठीक है। तो ये आता है 1 अक्टूबर को, अराइव लिख देते हैं इसको, ठीक है, अराइव्स इन इंडिया। वो अराइव इंडिया में अराइव होता है, ठीक है। अब 1/10 से लेकर के 31 12 है, 31 दिसंबर तक क्या करता है, वर्क करता है इंडिया में, वर्क इन इंडिया। वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए क्या करता है, इंडिया में काम करता है, ठीक है। अब दिसंबर से जनवरी, तो ये इसको 31 1 लिख लो, ठीक है, और ये 28 2 लिख लो आप। अब क्या है, दिसंबर तक उसने क्या किया है, इंडिया में काम किया है। अब वो छुट्टी पे चले गया, यहाँ से क्या कर लेता है, वो पेड लीव ले लेता है। पेड लीव यानी उसको उसने छुट्टी ले ली, लेकिन छुट्टियों का पैसा नहीं कटेगा, उसको मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ भी वो छुट्टी पे रहता है, पेड लीव। और उसके बाद ये क्या करता है,
वर्क आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो 2 महीने छुट्टी पे रहा और फिर बाहर चला गया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि वो 1/10 को अक्टूबर को क्या हुआ, इंडिया में आया। अक्टूबर से 12 तक यानी दिसंबर तक उसने इंडिया में काम किया 3 महीने। उसके बाद वो छुट्टी पे चले गया 2 महीने, जो कि पेड लीव थी उसकी, और उसके बाद वो इंडिया से बाहर काम करने चले गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो अक्टूबर से दिसंबर तक की सैलरी है उसकी, जो उसने सैलरी रिसीव करी होगी इन 3 मंथ्स की, इसको हम क्या मान लेंगे, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। हम ये अज्यूम कर लेंगे क्या कि जो भी उसने 3 मंथ में कमाया है वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया, वो इंडिया से ही कमाया उसने। ठीक है, अब सिमिलरली इसका केस नंबर 2 देखते हैं। एक केस 2 ड्रॉ करते हैं। केस 2 में क्या होता है, सेम लेते हैं 1 अप्रैल 25, 1 अक्टूबर, फिर 31 मार्च, फिर इसको मान लेते हैं 31 जनवरी और फिर 31 मार्च। ठीक है, 2 महीने छुट्टी पे नहीं भेजेंगे इस बार उसको। यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया में आया तो अराइवल। ठीक है, यहाँ तक क्या किया उसने, वर्क इन इंडिया किया। यहाँ पे क्या किया उसने, 1 महीने की पेड लीव ले ली, और उसके बाद उसने क्या किया, दोबारा वर्क इन इंडिया किया। यहाँ पे क्या था, बाहर चला गया था। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि 1 अक्टूबर को आया, वो इंडिया में आया। अक्टूबर से दिसंबर तक उसने इंडिया में काम किया। दिसंबर से जनवरी उसने 1 महीने की क्या ले ली, छुट्टी ले ली। ठीक है, अब जनवरी के बाद फिर मार्च 26 तक उसने क्या किया, वर्क इन इंडिया किया। तो ऐसे केस में जो उसकी टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी बोले तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, वो क्या होगी, डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया होगी। हम ये मान के चलेंगे कि जो भी उसने यहाँ से अक्टूबर से मार्च तक कमाया है वो क्या किया उसने, इंडिया में ही कमाया है। डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगी ये वाली इनकम। आई होप आपको ये केस समझ आ गए होंगे। सैलरी के 2 केस हैं। एक और चीज़ है सैलरी से रिलेटेड ही, थर्ड पॉइंट, इसको मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया था, आपको याद होगा, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड सोर्स, इसको भी हम क्या मानेंगे, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी। हमेशा ये मानेंगे कि इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है। अब थर्ड क्या था, सैलरी इनकम। सैलरी इनकम के 2 केस बन सकते थे जहां कंफ्यूजन हो सकती थी, वो ये केस था। ठीक है, एक सैलरी में ही एक और चीज़ है, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको हम 4th पॉइंट कहेंगे। इसको एक बार इसके रिलेटेड, क्वेश्चन रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो आपको मैं नोट करवा देता हूँ कि इस पॉइंट पे जाने से पहले, अ नॉन रेजिडेंट गेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे कि कह सकते हैं पेंशन या कोई भी अलग चीज़, रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी होता है, ठीक है ना, ड्यू टू वर्क डन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगी। इसका अलग सा पॉइंट रहने की जरूरत नहीं है, बट ये क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, क्योंकि अगर कोई एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो अगर वो इनकम कमा रहा है रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह कमा रहा है, जैसे कि पेंशन होता है एक रिटायरमेंट बेनिफिट का, वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने इंडिया में काम किया था। तो उस केस की वजह से भी क्या हो जाता है, उसको उस इनकम को क्या मान लेते हैं, अक्रू अराइज इन इंडिया अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका लास्ट तो नहीं, सेकेंड लास्ट पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जो कि है 4th पॉइंट, ये भी बहुत सिंपल है। ये आप सैलरी चैप्टर में और एक अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को। अच्छे से तो क्या, एक नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन सैलरी चैप्टर में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो जो सैलरी होती है, सैलरी पेबल बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भाई ऐसे लिख लो इसको, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज
रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये क्या होगी, ऑलवेज अक्रू अराइज इन इंडिया। अब सपोज जैसे कोई इंडिया का, अब आपको बताओगे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इंडियन एम्बेसी हो सकती है। अब ये क्या है, मान लो ये यूएसए है, तो इस यूएसए में एक ये क्या है, इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, ठीक है। तो अब इस इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं, सपोज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग हैं, अब इनको जो सैलरी मिल रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल रही है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को जो इंडिया से बाहर का सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया से बाहर सर्विसेज दे रहे हैं और उनको सैलरी कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट दे रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, तो वो ऑलवेज अक्रू अराइज क्या होगा, इंडिया में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, ये वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको डिटेल में समझना और ये सबसे ज़्यादा टिपिकल भी है, ठीक है। पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट लिखवा देता हूँ थ्योरी, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिसको हम बोलेंगे FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ठीक है। इसको शॉर्ट में ये बोलेंगे। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, फिर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर कोई एक नॉन रेजिडेंट इनकम कमा रहा है, किसके फॉर्म में, या तो वो इंटरेस्ट के फॉर्म में, या तो रॉयल्टी के फॉर्म में, या तो फिर वो FTS कमा रहा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कमा रहा है, इस फॉर्म में अगर कोई नॉन रेजिडेंट इनकम कमा रहा है तो वो भी क्या है, अक्रू अराइज इन इंडिया होती है। लेकिन किस सिचुएशन में होती है, हमेशा नहीं है कि मान लो कि एक नॉन रेजिडेंट है, इस नॉन रेजिडेंट ने क्या है, एक यूएसए का है ये सिटीजन, और इसने क्या किया है, मान लो कि अफ्रीका के एक बंदे को लोन लिया है। अब ये अफ्रीका का बंदा है, इसको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये नॉन रेजिडेंट है और ये इनकम इंटरेस्ट कमा रहा है तो इसको अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। सो इसका केस नंबर 1 डालते हैं सबसे पहले। अगर इंडियन गवर्नमेंट है तो इंडियन गवर्नमेंट, और ये है एक नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लिया है इससे और इसको बदले में क्या दे रही है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया है, अज्यूम कर लो, या तो फिर उसने क्या लिया है, मान लो पेटेंट्स यूज़ किए हैं, या फिर क्या किया है, टेक्निकल सर्विसेज लिए, कोई सर्विसेज लिए, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है उसको, अब लोन के बदले में क्या पे कर, अगर मान लो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, तो क्या पे करेगी, इसको इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। अगर मान लो पेटेंट्स यूज़ कर रही है, ठीक है, पेटेंट्स इंडियन गवर्नमेंट ने पेटेंट्स लिए नॉन रेजिडेंट से, तो पेटेंट्स को यूज़ करने के लिए क्या पे करेगी, रॉयल्टी पे करेगी, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज लिए तो इंडियन गवर्नमेंट क्या पे करेगी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा केस होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ले रही है लोन, पेटेंट या टेक्निकल सर्विसेज, और इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, रॉयल्टी पे कर रही है और FTS पे कर रही है, किसको, एक नॉन रेजिडेंट को, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि ये वाली जो इनकम है ये अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाती है, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रही है किसी नॉन रेजिडेंट को, तो इस इनकम को हमेशा अक्रू अराइज इन इंडिया मानेंगे, अगर इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। अब सपोज यही काम एक रेजिडेंट कर रहा है इंडिया का, ठीक है, इसको हम बनाते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, सेम सिचुएशन है, एक रेजिडेंट है और एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और एक नॉन रेजिडेंट है। इनके केस में भी क्या हो रहा है, लेन देन चल रहा है किसी चीज़ का,
या तो इंटरेस्ट लिया होगा, ठीक है, या तो पेटेंट्स लिए होंगे, या तो फिर टेक्निकल सर्विसेज ली होगी। और ये रेजिडेंट बंदा इसको बदले में नॉन रेजिडेंट को क्या पे कर रहा होगा, इंटरेस्ट के बदले, लोन के बदले, आई एम सॉरी, लोन के बदले क्या होगा, LOAN, लोन के बदले इंटरेस्ट पे कर रही होगी, या और पेटेंट के बदले क्या, रॉयल्टी पे कर रहे होंगे, और टेक्निकल सर्विसेज के लिए FTS पे कर रहे होंगे। तो अगर कोई रेजिडेंट है, रेजिडेंट इनको पे कर रहा है, तो उस केस में ये वाली चीज़ जो है, अब ये नॉन रेजिडेंट है, आपको ये चीज़ समझ आ रही है ना कि ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एक नॉन रेजिडेंट के लिए इनकम है। तो इसके लिए तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए तो एक्सपेंस है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है। सिमिलरली रेजिडेंट के लिए ये सब तो एक्सपेंस है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है, इनकम है। तो ये इनकम, ये एज अ इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया होगी कब, अक्रू अराइज इन इंडिया ऑलवेज, ठीक है ना, हमेशा अक्रू अराइज इन इंडिया होगी, एक्सेप्ट इन दो केसेस में नहीं होगी। दो केसेस में कब नहीं होगी, पहला केस यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस या फिर प्रोफेशन, मैं BP लिख रहा हूँ उसको, आपको समझ आ गया हो, बिजनेस और प्रोफेशन। और P सेकंड केस यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम, एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है ना, डिटेल में एक्सप्लेन करते हो। मान लो कि इसको छोड़ो अभी साइड में, ये वाला एग्जांपल देखो। मान लो ये है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है, ये एक USA का बैंक है, ठीक है। अब ये USA का बैंक है तो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, आई एम सॉरी, हाँ अब क्लियर होगा। ये एक रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है, इनसे लोन लेकर के आती है, ठीक है, और बदले में इसको क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। अब रिलायंस इंडिया में क्या है, रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी है, और USA बैंक क्या है, नॉन रेजिडेंट है। अब इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट अक्रू अराइज इन इंडिया होगा, ठीक है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री इसको इन दोनों काम के लिए यूज़ नहीं कर रही है। अब सपोज रिलायंस इंडस्ट्री क्या करती है, रिलायंस का मान लो कि यहाँ पे मान लो UK, ठीक है, UK में भी एक ऑफिस है, ठीक है। अब UK का ऑफिस अगर रिलायंस इंडस्ट्री इस लोन को यूज़ कर देती है UK का ऑफिस बनाने के लिए, ठीक है, तो अब रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको आउटसाइड इंडिया यूज़ कर दिया है, किसके लिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। मान लो ऑफिस ओपन किया है तो UK में ओपन कर दिया है, तो इंडिया में तो ये पैसा आया ही नहीं, इंडिया में तो ये इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, ये कहाँ हुई, UK में इन्वेस्टमेंट हुई। तो इस केस में क्या होगा, जो ये इंटरेस्ट है ये अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको UK में ऑफिस बनाने में नहीं क्या करती है, UK में ही किसी UK की कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है, ठीक है। अब UK कंपनी के कोई शेयर्स खरीद लिए, कंपनी शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब यहाँ इस शेयर्स खरीदने से उसको क्या आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस लोन को जो उसने नॉन रेजिडेंट से रेज किया था उसको इंडिया में लगाया नहीं, ये पैसा इंडिया में आया ही नहीं, और इस पैसे से उसने क्या, एक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आउटसाइड इंडिया के क्या कर लिया, एक सोर्स इनकम का सोर्स जनरेट कर दिया, क्या कि कंपनी के शेयर्स खरीद लिए आउटसाइड इंडिया के। मान लो UK की कोई कंपनी है, UK की कंपनी के क्या कर लिए, शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि अब नॉर्मली अगर मैं इसको आपको लॉजिक बताऊँ ना, तो लॉजिक क्या है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि ये इंटरेस्ट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे करेगी इसको, ये इंटरेस्ट कैसे पे करेगी, UK में ऑफिस कंस्ट्रक्ट हुआ है तो UK के ऑफिस से जो अर्निंग होगी उसी अर्निंग से ये इंटरेस्ट देगी। तो फिर इंडिया गवर्नमेंट एग्री कर जाती है कि हाँ भाई ये इंटरेस्ट जब इंडिया से कमाया ही नहीं है तो इंडिया में अक्रू अराइज क्यों होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है इसका। तो सिमिलरली अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस लोन का पैसा आउटसाइड इंडिया यूज़ करती है बिजनेस और प्रोफेशन में, या तो फिर आउटसाइड इंडिया यूज़ करती है फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी इनकम का सोर्स जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, अगर आउटसाइड इंडिया यूज़ कर रही है तो उस केस में क्या हो जाता है, अक्रू अराइज इंडिया नहीं होता है। बाकी सब केसेस में क्या हो जाता है, ऑलवेज अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाता है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ याद रहेगी गाइज। इसका बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करी जा रहा है, कोई रेजिडेंट है
वो रेजिडेंट इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर रहा है किसी बाहर के बंदे से लोन लेके, तो इसका मतलब वो उसकी लोन लेने के बदले में जो भी उसकी पेमेंट करेगा वो पेमेंट उसी बाहर वाले इनकम के सोर्स से पे करेगा। जैसे कि इस केस में हो रहा था कि इसमें इंटरेस्ट जो पे करेगा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो यूके के ऑफिस को कंस्ट्रक्ट कराने में लोन यूज़ किया है, तो यूके के ऑफिस से जो इनकम जनरेट होगी उसी इनकम से क्या है इंटरेस्ट पे करेगा। तो ऐसा अजम्पशन है। इसी चक्कर में क्या है कि इनको क्या कर दिया है, अक्रूअराइज इंडिया नहीं मानते हैं। ठीक है, हालांकि ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट के लिए क्या है कि अक्रूअराइज इन इंडिया होगा, हमेशा होगा, लेकिन इन दो केसेस में नहीं होगा अगर आउटसाइड इंडिया यूज़ किया गया है तो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब है एक केस नंबर 3, केस नंबर 3 भी डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 3 किस चीज़ की बात करता है, एक नॉन रेजिडेंट है और वो एक नॉन रेजिडेंट से ही क्या ले रहा है, सर्विसेज, मतलब यही ले रहा है, लोन, पेटेंट और टेक्निकल सर्विसेज ले रहा है। लोन, पेटेंट और क्या ले रहा है, टेक्निकल सर्विसेज ले रहा है, और बदले में क्या कर रहा है, पे कर रहा है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और आपको यह वर्ड याद आ गया होगा क्या है, FTS है। वेरी गुड। ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज ले रहा है। तो ये क्या होगा, अक्रू अराइज इन इंडिया होगा इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यूज्ड इन इंडिया फॉर बिजनेस या फिर प्रोफेशन। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको समझ आई गई होगी आई होप, मतलब फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी एक नॉन रेजिडेंट है, पिछले केस में क्या हो रहा था, एक रेजिडेंट लोन ले रहा था, तो रेजिडेंट का ऐसा मान करके चलते हैं कि रेजिडेंट इंडिया में ही इन्वेस्ट करता है ज़्यादा, लेकिन ये तो नॉन रेजिडेंट है। तो अगर ये नॉन रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट से वो ले रहा है, लोन ले रहा है, मान करके चलो एक USA का सिटीज़न है और ये क्या है, एक ये भी USA का सिटीज़न है। तो अब USA का सिटीज़न USA के सिटीज़न से क्या ले रहा है, लोन ले रहा है, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंडिया गवर्नमेंट को क्यों टैक्सेबल होगा भाई, है ना। लेकिन वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर क्या है कि ये यूज़ किया गया है इंडिया में, किसके लिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। ठीक है, इस केस में याद रखना गाइस, पिछले केस में क्या था, एक्सेप्ट वाला केस था कि ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज अक्रूअराइज इन इंडिया होगा एक्सेप्ट इन दो केसेस में। इस केस में क्या है कि ऑलवेज अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया होगा एक्सेप्ट अगर वो यूज़ किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है कि रेजिडेंट वाले केस में ऑलवेज अक्रूअराइज इन इंडिया होगा एक्सेप्ट फॉर दीज टू केसेस, इन दोनों केसेस में अक्रूअराइज इंडिया नहीं होगा। इस केस में क्या कह रहा है, इस केस में कह रहा है कि ऑलवेज अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया होगा, लेकिन इंडिया में अक्रूअराइज हो जाएगा अगर यूज़ किया गया है इंडिया में, किसके लिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ जो भी हमने पूरा पढ़ा। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमने 5th पॉइंट पढ़ रहे थे। 5th पॉइंट हम किस चीज़ का पढ़ रहे थे, 5th पॉइंट पढ़ रहे थे हम इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड FTS बाय नॉन रेजिडेंट। तो एक नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का मारा है। तो इसके 3 केसेस बनते हैं, फर्स्ट केस, ठीक है, सेकंड केस और थर्ड केस। अगर तो ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी और FTS कौन पे कर रहा है, ठीक है, अगर ये इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रेजिडेंट पे कर रहा है, ऑलवेज अक्रू अराइज इन इंडिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट 2 केस। पहला केस कौन सा था, यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस या प्रोफेशन, और सेकंड यूज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर, सॉरी, used outside India for generating any source of income। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, नॉन रेजिडेंट का केस आ जाता है।
अगर नॉन रेजिडेंट ये सब पे कर रहा है तो ऑलवेज अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, एक्सेप्ट अगर यूज्ड इन इंडिया फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये चीज़ इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है गाइज। रेजिडेंट के केस में ऑलवेज अक्रूअराइज इन इंडिया होता है, एक्सेप्ट इन दोनों केस में नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, ऑलवेज अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया होता है, एक्सेप्ट इस केस में अक्रूअराइज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस है, अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया है, इसमें अक्रूअराइज इन इंडिया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर 9 जो है जाकर के खत्म होता है। सेक्शन नंबर 9 अब आपने कंप्लीट कर लिया है ना, तो इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास जो भी बुक है कुछ भी है, तो ऑल्दो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, बट आपके पास जो है तो आप करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन थ्योरी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। क्वेश्चंस में इसी बेस पे आता है। एक जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रेजिडेंट के लिए RNOR के लिए ROR RNOR और एक नॉन रेजिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, आपको याद होगा। अक्रूअराइज इन इंडिया, अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव्ड इन इंडिया, बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो वाला केस आपको याद रखना है। ठीक है, वो चीज़ तो है ही है। उसके बाद क्या है, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें ऑलवेज अक्रूअराइज इन इंडिया हो जाता है। अब आपको पता है ये वाले सारे सोर्स जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, आपको 5 सोर्स पढ़ाए हैं। सबसे पहला कौन था, एक बार रिवीजन हो जाएगी, चलो साथ में कर लेते हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और इस बार आपने मेरे को बताना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे को बताएंगे। तो सबसे पहला केस क्या है, इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी या फिर एसेट इन इंडिया। ठीक है, सेकंड केस क्या था, यस करेक्ट, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी के केस में लेकर के याद रखना है कि हमने एक और कंपनी का करा था, फॉरेन कंपनी, जो कि क्या थी, फॉरेन कंपनी जो कि क्या था, डिराइव्स इट्स वैल्यूज़ फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो अगर एक फॉरेन कंपनी है जो उसकी डिराइव कर रही है वैल्यू इंडिया, तो उस केस में क्या था, जो डिविडेंड इनकम थी वो क्या थी, आउटसाइड इंडिया थी, लेकिन जो गेन ऑन शेयर ट्रांसफ़र था, ठीक है ना, ये 2 इनकम थी, है ना, तो उसको क्या था, अक्रूअराइज इन इंडिया था। आपको आई होप याद हो गया होगा, नहीं तो लास्ट लेक्चर आप एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, थर्ड सोर्स हमने क्या किया, सैलरी के बारे में बात किया। अगर इंडिया में काम किया है तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, अक्रूअराइज इन इंडिया हो जाएगी। फोर्थ केस भी क्या किया था हमने, सैलरी ही था, बट क्या था, सैलरी बाय इंडियन गवर्नमेंट था। ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट सैलरी दे रही है किनको, ऐसे इंसान को जो कि सर्विसेज दे रहे हैं इंडिया को आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ऑलवेज अक्रूअराइज इन इंडिया होता है। और फिफ्थ केस हमने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड FTS बाई अ नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट ये सारी इनकम कमा रहा है तो उस केस में क्या होता है, अक्रूअराइज इन इंडिया होता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन वाला केस है, अक्रूअराइज इन इंडिया सिर्फ 3 केसेस में होता है, इंडियन गवर्नमेंट का और रेजिडेंट का और नॉन रेजिडेंट का। ठीक है, जो कि ये वाला है। ठीक है, वो आपको ये चीज़ याद आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के हमारा सेक्शन नंबर 9 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये पूरा क्या है, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन याद रखना गाइस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन अगेन, तो सेक्शन नंबर 9 याद रखना। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गाइस, जो कि है बिजनेस कनेक्शन। ठीक है, अब बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, यह है सेक्शन नंबर 4। ठीक है, 2 ही सेक्शन याद रखना है। वैसे सेक्शन नंबर 5 भी है, जो सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक कराया था ना, दैट रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूअराइज इन इंडिया। ठीक है, तो वो था सेक्शन नंबर 5। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 4 ये है बिजनेस कनेक्शन। अब बिजनेस कनेक्शन का इसका एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है कोई, बट इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सपोज ये है हमारा इंडिया। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट था इंडिया में, क्या हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया हुई है। ठीक है, मतलब एक प्रोजेक्ट था, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ है इंडिया में हुई है। फिर क्या हुआ, सेकंड स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो कहाँ हुई है,
चाइना में हुई है, ठीक है, चाइना में मैन्युफैक्चर हो गया। और जो सेल हुआ है प्रोडक्ट का, सेल इन यूरोप हुआ है, ठीक है, और सेल हुई है मान लो 1000 करोड़ की, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से ट्रेस करो, इस 1000 करोड़ की जनरेशन जो इनकम जनरेट हुई है, ये कहाँ हुई है? यूरोप में। लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है? चाइना में। लेकिन इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये 1000 करोड़ को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं? कुछ सोर्स यहाँ से कमाया है, कुछ यहाँ से कमाया है, और सेल यहाँ पे हुई है। लेकिन ये 1000 करोड़ ऐसा नहीं मानेंगे कि यूरोप की इनकम है। तो इस 1000 को करोड़ जो इनकम हुई है, ये एट्रीब्यूटेबल टू द इन दोनों कंट्रीज को भी है ना। इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा इनकम को एट्रीब्यूट करना, है ना। कॉस्टिंग में, आई एम सॉरी, एक्सपेंसेस को एट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट का वाइज बेसिस पे। तो इस केस में क्या है? इनकम को एट्रीब्यूट कर रहे हैं हम अलग अलग कंट्रीज में। तो यही कहता है बिजनेस कनेक्शन का मतलब यही है कि अगर कोई इनकम जनरेट हुई है, उसका बिजनेस कनेक्शन जो है इंडिया में है, तो जो इनकम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इंडिया से कमाई गई है, उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे हम एट्रीब्यूट करते हैं, जो भी इंडस्ट्री का मेथड है, किसी भी तरीके से एट्रीब्यूट करके पता चला है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भाई 50 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है, एंड मैन्युफैक्चरिंग पे 500 करोड़ की, एंड रेस्ट जो है वो यूरोप की इनकम है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 50 करोड़ की इनकम एट्रीब्यूटेबल है। तो अगर 50 करोड़ की इनकम एट्रीब्यूटेबल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये इंडिया में टैक्सेबल होगी, और ये चाइना में, जो चाइना का लॉ होगा, चाइना का रेजिडेंशियल स्टेटस का जो भी लॉ होगा या सोर्सेज इनकम जो भी लॉ होगा, वो चाइना में होगा। लेकिन इंडिया ये कहता है कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से 50 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है, तो ये 50 करोड़ की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस कनेक्शन, कि कोई भी इनकम को हम अगर क्या करते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, एट्रीब्यूटेबल टू द इंडिया है, तो उस केस में क्या है, उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इनकम को क्या कह सकते हैं? अक्रू अराइज इन इंडिया कह सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम इंडिया में एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं कि, मैं आपको हेडिंग लिख देता हूं, इस सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसी इनकम को, ऐसे कौन सी इनकम है जिनको हम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं मानते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे, यस गाइस, तो हम क्या पढ़ रहे थे? बिजनेस कनेक्शन पढ़ रहे थे। अब बिजनेस कनेक्शन को इन केसेस को हम क्या है, बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। यानी कि ऐसे ऐसे केसेस में हम ये नहीं देखेंगे कि इंडिया में कितना पोर्शन जो है टैक्सेबल होगा। इस केस में मैंने आपको बताया ना, बिजनेस कनेक्शन में क्या देखते हैं हम, कि इंडिया में कितनी इनकम प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, फिर इंडिया में उस बेस पर टैक्स ले लेते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बिजनेस कनेक्शन को आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं। ऐसे केसेस में मानते हैं कि बिजनेस कनेक्शन है ही नहीं, जबकि होता है। अब आप केसेस पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट केस है कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट, connection of news and views in India by a non-resident for transmission outside India। अगर इंडिया से बाहर, अच्छा इस पॉइंट को ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में। देखो, अगर क्या कर रहे हैं, न्यूज़ के लिए कलेक्शन हो रही है, ठीक है। सपोज क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं अब आपको जैसे पता है बीबीसी मीडिया जो है, ठीक है ना, बीबीसी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंडिया में आता है, इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करता है, या इंडिया से कोई ऐसे ऐसी पब्लिक करता है, ऐसी पोस्ट करता है जिससे कि क्या है, उसको व्यूज़ मिलते हैं, ठीक है। तो अगर वो इंडिया में ऐसे काम कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है न्यूज़ का, या फिर कोई और चीज़ को कैप्चर कर रहा है, ठीक है, और ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, अब जो बीबीसी पब्लिश करता है वो तो आउटसाइड इंडिया पे करता है, सब सारे लोग ही देखते हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं है। अगर न्यूज़ कलेक्ट कर रहा है इंडिया से और फिर वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है, तो ये नहीं बोलेंगे कि इस न्यूज़ से भाई तुम्हारा इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो मेरे को पैसा दो ला करके, इंडिया में टैक्स दो इस बेसिस पे। तो ऐसे केस में क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन नहीं आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। इसको बिजनेस कनेक्शन इंडिया नहीं माना जाता है कि हम, हाँ, कि अगर न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया से और वर्ल्ड वाइड शो कर रहे हैं, तो ये नहीं मानेंगे कि भाई इंडिया से न्यूज़ पे तुमने इतना कमाया तो इंडिया में टैक्स दो, ठीक है। तो बिजनेस कनेक्शन इसमें नहीं होता है। सेकंड केस क्या है, शूटिंग
ऑफ सिनेमैटोग्राफी ग्राफिक फिल्म्स इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट provided it is shown outside India। ठीक है, अब आप खुद सोचो, देखो क्या हो रहा है कि मान लो कोई फॉरेन की कंपनी क्या है इंडिया में आ रही है और मूवी की शूटिंग कर रही है। अब अगर इंडिया में मूवी की शूटिंग हो रही है तो इंडिया में क्या है, इंडिया के सीन्स हैं उस मूवी में, और उस मूवी को कहाँ शो किया जा रहा है, आउटसाइड इंडिया शो किया जा रहा है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई तुमने इंडिया में शूटिंग करी है तो फिर इंडिया के सीनरी यूज़ करी है तो उसके लिए इंडिया में टैक्स दो कि इतना पूरी मूवी 4 घंटे की है, 4 घंटे में से 1 घंटे का सीन जो है इंडिया में शूट हुआ है तो इंडिया में 1 घंटे का रेवेन्यू दे दो। ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं होता है। अब यही सेम चीज़ ना क्या है कि दोनों तरफ से फेयर है। इंडिया भी टैक्स नहीं लेती है और अगर इंडिया की मूवी बाहर शूट हो रही है तो बाहर जाकर के भी टैक्स नहीं लेता है। तो ये एक तरीके से फेयर डील है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट छोड़ रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी इंडियन कंपनी कोई बाहर जाकर के ऐसा करती है, शूट करती है, तो फॉरेन कंट्री भी क्या करती है कि टैक्स नहीं लेती है शूटिंग के लिए, है ना। यही चीज़ है। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर अब सपोज़ जो सिनेमेटोग्राफी फिल्म शूट कर रहा है, ठीक है ना। अब फिल्म शूटिंग जो है, वैसे इतना डीप में आता नहीं है क्वेश्चन, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिल्म शूटिंग जो है वो बाय आ नॉन रेजिडेंट हो रहा है, इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल अगर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल शूट कर रहा है, ठीक है ना, अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल शूट कर रहा है मूवी, तो ये नॉट आ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है ना। इंडियन सिटीजन, ये कंडीशन है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर क्या कर रहा है, फिल्म की शूटिंग कर रही है बाय आ फर्म, एक फर्म यानी प्राइवेट फर्म या पार्टनरशिप फर्म, कोई भी क्या है वो कर रही है, फिल्म की शूटिंग कर रही है, तो इसका एनी पार्टनर should not be इंडियन सिटीजन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ याद रहेगी कि अगर फिल्म शूटिंग चल रही है, मतलब ऑब्वियसली है सिनेमेटोग्राफी शूटिंग चल रही है, नॉट फिल्म, कोई भी शूटिंग चल रही है या सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो सकता है जैसे, तो उसमें अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कर रहा है तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई फर्म के थ्रू शूटिंग हो रही है, फर्म शूट कर रही है, तो फर्म में भी कोई भी पार्टनर, एनी पार्टनर, ठीक है, वेदर स्लीपिंग डॉर्मेंट, कोई भी पार्टनर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव पे एक नेक्स्ट पॉइंट पे फॉरवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसके क्या आ जाता है, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझ आ गया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, एक ये नॉन रेजिडेंट है। अभी नॉन रेजिडेंट यहाँ पे क्या है, मान लो कोई फेमस चीज़ जैसे, हाँ, बिहार या यूपी, ठीक है ना। यूपी में मान लो लेदर बहुत अच्छा मिलता है, लिए लेदर की क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ये नॉन रेजिडेंट क्या करता है, इंडिया से लेदर खरीदता है, इंडिया वाले को पेमेंट करता है, और ये अपने कंट्री में ले जाने के बजाय इसको क्या कर देता है, चाइना एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। अब चाइना में मान लो 1 करोड़ का लेदर बेचता है और चाइना में 2 करोड़ का बेच देता है, ठीक है। तो अब ये नॉन रेजिडेंट ने क्या किया है, इंडिया से खरीदा है, और किस पर्पज़ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। मान लो नॉन रेजिडेंट यूएसए का है, ठीक है, इंडिया में नॉन रेजिडेंट है और ये यूएसए का सिटीजन है, ठीक है, अभी चाइना में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अब ऐसे इस केस में क्या हो जाता है, अब जो 1 करोड़ है, ये 1 करोड़ तो क्या है, यूपी के किसी डीलर को मिला होगा, तो ये तो इसकी इनकम है, तो रेजिडेंट है तो इसको ये 1 करोड़ तो टैक्सेबल होगा ही होगा। लेकिन ये नॉन रेजिडेंट ने क्या किया है कि चाइना को बेचा है माल, लेकिन जो माल लेदर बेचा है वो इंडिया से आया है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 2 करोड़ इनकम जो इस नॉन रेजिडेंट ने कमाई है इसका बिजनेस कनेक्शन तो इंडिया है, तो ऐसे नहीं इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 करोड़ को नहीं माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन। ये 2 करोड़ ये नॉन रेजिडेंट जहाँ का सिटीजन होगा, जहाँ ये रेजिडेंट होगा वहाँ टैक्स देगा, ठीक है, इंडिया में टैक्स नहीं देगा इस 2 करोड़ पे। इस 1 करोड़ पे, ये 1 करोड़ तो इसकी इनकम है,
यूपी वाले बंदे की, तो ये तो टैक्स देगा ही देगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें बिजनेस कनेक्शन को लेकर के। पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्प्ले ऑफ अनकट, अनकट लिखा है ये, अनकट रफ डायमंड्स इन स्पेसिफाइड स्पेशल नोटिफाइड जोन, सॉरी आई एम सॉरी, SEZ बोलते हैं इनको, स्पेशल नोटिफाइड zones by foreign mining company without other activities like sale। होप आपको ये शो हो रहा होगा। अब गाइज इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेशल नोटिफाइड जोन्स होते हैं, जैसे स्पेशल नोटिफाइड जोन्स जैसे कि होता है एक SEZs होते हैं, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, ये भी SEZs की नोटिफाइड जोन्स ही हैं, ठीक है, SEZs बोलते हैं इनको। इनमें भी क्या होता है कि इकोनॉमिक जोन्स, ऐसे इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि टैक्स नहीं लगता है, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं बहुत सारे। और यहाँ पे ये बेसिकली ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, सो दैट कि क्या है कि एक्सपोर्ट फ्रीली हो पाए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है SEZs को, इसलिए क्योंकि अब जैसे आई गेस गुजरात में भी है, अडानी के पास भी है, तो ऐसे जोन से क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए ऐसे जोन्स बनाए जाते हैं, वहाँ GST भी नहीं लगता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में ये क्या कर रहा है कि अगर कोई, अब इंडिया के पास इतनी अच्छी मशीनरी नहीं है कि डायमंड बेसिकली ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं आता है, डायमंड को बहुत पॉलिश करना पड़ता है। रॉ डायमंड को क्या है कि ज्वेलरी बनाने के लिए उसको बहुत कट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर प्रोसेसेस लगते हैं। तो इंडिया के पास इतनी हैवी मशीनरी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अगर कोई फॉरेन माइनिंग कंपनी जो है वो इंडिया में आ रही है और इन रफ डायमंड्स को, रॉ डायमंड्स को क्या कर रही है, कट कर रही है, उन सबको रिफाइन कर रही है, और विदाउट अदर एक्टिविटीज लाइक सेल नहीं कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उनको रिफाइन कर रही है, उस चीज़ को हेल्प कर रही है। तो उस केस में क्या है कि इनको बिजनेस कनेक्शन करके कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। अगर वैसे टैक्स लगाया जाए तो फॉरेन कंपनी के कम से कम 40% के अराउंड टैक्स लग जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी नहीं, कि 40% तो टैक्स ही लग जाता है इनकम पे। तो इस वजह से क्या है कि उनको सपोर्ट करने के लिए उनको इनकम अक्रूअराइज इंडिया नहीं माना जाता है, इस चीज़ को बिजनेस कनेक्शन सेट इस्टेब्लिश नहीं किया जाता। अगर वो सिर्फ इसके लिए आ रही है, क्या कर रही है, रिफाइन करने के लिए, अनकट डायमंड्स को थोड़ा पॉलिश करने के लिए, कट करने के लिए, उस चीज़ के लिए आ रही है। तो अगर सेल कर रही है तो फिर तो लग जाएगा कि हाँ भाई इंडिया में सेल करी है डायमंड्स की, तो इंडिया से कमाए। लेकिन अगर सिर्फ डिस्प्ले के लिए, अनकट के लिए, थोड़ा प्रोसेस करने के लिए फॉरेन माइनिंग कंपनी आ रही है, तो वो चीज़ को बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, यही था हमारा पूरा चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 में मैं एक क्विक रिवीजन भी दे दूंगा पूरे उसकी। बस इसमें यही चीज़ था, एक सेक्शन नंबर 5 याद रखना है आपको, सेक्शन नंबर 4 याद रखना है आपको, यही बिजनेस कनेक्शन वाला, और सेक्शन नंबर 9 याद रखना है आपको। तो ये 4 और 9 तो आज ही हमने करें, सेक्शन नंबर 5 हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो आई होप आप ये 2 वीडियोज़ अच्छे से देख लेना। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो मेक श्योर टू कमेंट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।